हेलो डियर, तो आप लोग को आज की इस वीडियो में MSN2 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, क्योंकि जानते हैं कि आप लोग को कल जो है रिवीजन का क्लास नहीं आ पाया था। इस कारण से कल का जो MSN2 होना चाहिए वो आज हम लोग कर रहे हैं। MSN2 GNM सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का जो है यह आपका आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग देखेंगे मोतियाबिंद के बारे में, जिसे हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। तो आज हम लोग मोतियाबिंद के बारे में समझेंगे कि क्यों होता है, क्या कारण होते हैं। मोतियाबिंद अगर किसी को हो जाता है तो क्या लक्षण होगा, उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो आगे क्या जटिलता हो सकता है, क्या जो है इसमें सर्जरी होता है। तो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कैटरैक्ट के बारे में, तो चलिए करते हैं शुरू। ओके, सबसे पहले जानिए कि मोतियाबिंद होता क्या है, कैटरैक्ट क्या है। देखिए, मोतियाबिंद को लैंग्वेज धीरा सा आसान भाषा में समझा जाए तो जो आँख का जो लेंस होता है और लेंस का जो कैप्सूल है, जो आवरण है, उसमें समय के साथ धीरे धीरे जो है धुंधलापन होने लगना, यही जो है आपके क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। समझ गए? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा आँख है, आँख में जो इमेज बनाता है, जो देखने का काम करता है, वह लेंस ही करता है। अब यह लेंस जो है आपके धीरे धीरे अपारदर्शी होने लगे, धुंधला होने लगे, तो यही जो है हमारा क्या होता है? कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। और यह धीरे धीरे समय के साथ आगे चलकर अंधापन का, ब्लाइंडनेस का सबसे प्रमुख कारण मोतियाबिंद होता है। समझ गए? अब होता यह है कि हमारा आँख का लेंस या फिर लेंस को जो कवर करने वाला जो कैप्सूल है, जो आवरण है, या फिर लेंस या कवर यानी कैप्सूल, दोनों जो है आपके अपारदर्शी हो जाते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से अपारदर्शी होने लगते हैं, मीन्स धुंधला होने लगते हैं, ओपेसिटी कम जाता है, और इसी को जो है हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, जिससे होता यह है कि हमारे आँखों का जो विजन होता है बाधित होने लगता है, और यह अंधेपन का एक प्रमुख कारण बनता है। कौन? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद को समझ गए। मोतियाबिंद के बहुत सारे प्रकार हैं। मोतियाबिंद के आपसे प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मोतियाबिंद के कौन कौन से प्रकार है, प्रकार को बताइए। तो प्रकार में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है, किसी को जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा में अगर जो मोतियाबिंद होता है तो वह उम्र बढ़ने के कारण जो है आपके आँख का रोशनी धीरे धीरे जाने लगता है, तो वह सेनाइल कैटरैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनाइल कैटरैक्ट कहलाता है। कौन सा? सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल कैटरैक्ट जो होता है उसको हम लोग बढ़ती उम्र के कारण होने वाला मोतियाबिंद कहते हैं, पहला प्रकार। दूसरा है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट का मतलब है कि आँखों में चोट लगने से अगर हमारा लेंस क्षतिग्रस्त होता है, अपारदर्शी हो जाता है, तो उसे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहेंगे। नाम से यह स्पष्ट है, ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब चोट, और ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट मतलब चोट के कारण होने वाला मोतियाबिंद। ओके, आगे है सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट कहने का मतलब है कि कोई अन्य रोग या संक्रमण के कारण भी हमारे, आपके या किसी के आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, तो यह कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरैक्ट होता है। समझ गए? आगे है कॉन्जेनेंटल कैटरैक्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अंधापन होता है, जिसमें जन्म से ही उसका आँख का जो लेंस होता है अपारदर्शी रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसे कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं, जन्मजात मोतियाबिंद कहते हैं। ओके, टॉक्सिक कैटरैक्ट। टॉक्सिक कैटरैक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के दुष्प्रभाव के कारण मोतियाबिंद होना, जैसे कोई केमिकल इफेक्ट, कोई दवाई के दुष्प्रभाव, या किसी पॉइजन के दुष्प्रभाव होने से, किसी रसायन के दुष्प्रभाव होने से हमारा आँख में कैटरैक्ट, मोतियाबिंद होता है, तो उसे टॉक्सिक कैटरैक्ट कहते हैं। समझ गए? यानी मोतियाबिंद। समझ गए? अब आता है इमेच्योर कैटरैक्ट होता है। समझ गए? इमेच्योर कैटरैक्ट होता है, ब्लू कैटरैक्ट होता है, ब्राउन कैटरैक्ट होता है, कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कैटरैक्ट के प्रकार में? पहला मैंने बताया सेनाइल कैटरैक्ट, यानी बढ़ती उम्र के कारण होने वाला मोतियाबिंद, वो सेनाइल कैटरैक्ट होता है। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट होता है चोट लगने से होने वाला मोतियाबिंद। आगे है कॉन्जेनेंटल कैटरैक्ट, यानी वह जन्मजात रहता है, तो उसे कॉन्जेनेंटल कैटरैक्ट कहते हैं।
टॉक्सिक कैटरेक्ट है, मतलब किसी चीज के दुष्प्रभाव के होने वाले मोतियाबिंद को जो है टॉक्सिक कैटरेक्ट कहते हैं। सेकेंडरी कैटरेक्ट है, सेकेंडरी कैटरेक्ट का मतलब होता है कि कोई या सेकेंडरी या इसी को कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट कहते हैं, जिसमें किसी इन्फेक्शन या किसी अन्य रोगों के कारण हमारे आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है इमेच्योर कैटरेक्ट होता है, ब्राउन कैटरेक्ट होता है, ब्लू कैटरेक्ट होता है, कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है। तो ये सब 8-9 मैंने आपको प्रकार बता दिया, जितना इसमें से याद रहे प्रकार में लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग मोतियाबिंद समझ गए, मोतियाबिंद के प्रकार समझ गए। अब चूंकि मोतियाबिंद एक आंखों का रोग है, आंखों का एक अंधापन का कारण है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के कारण से होता होगा। तो जब आप प्रकार समझ गए तो कारण भी समझ गए। जैसे चोट लगने के कारण ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, तो आंखों में चोट लगना भी एक कारण होगा। ठीक है, बढ़ती उम्र यानी सेनाइल कैटरेक्ट, तो बढ़ती उम्र के कारण यानी 50 या इसके बाद जो उम्र बढ़ता है तो उसके कारण आंखों में जो लेंस है अपारदर्शी होने लगता है, धुंधला होने लगता है, जिससे जो कैटरेक्ट होगा तो वह क्या होगा, बढ़ती उम्र के कारण। ये भी कारण है। चोट लगना भी कारण है। जन्मजात कुछ कारण हो सकते हैं बच्चे में जो जन्मजात कैटरेक्ट होता है, समझ गए। कोई हम लोग देखे हैं सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट देखे हैं, मतलब किसी रोग, अन्य रोग या संक्रमण के कारण कैटरेक्ट हो सकता है। ये हो गया। डायबिटीज, मधुमेह के कारण भी जो है आंखों का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो यह भी रीजन बनता है। आगे है त्वचा प्रदाह, आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस, आपके त्वचा में कोई डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन है तो इसके कारण आंखों में भी प्रभाव पड़ेगा, समझ गए। आंखों का विकिरण से संपर्क, मतलब जो रेडिएशन चलते रहता है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये सब का जो रेडिएशन है आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, समझ गए। आगे है कुछ लंबे समय तक दवाओं का दुष्प्रयोग, मतलब कोई ऐसे दवा जिसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर रहे हैं बट वो आपके आंखों को भी नुकसान कर रहा है। जो टॉक्सिक कैटरेक्ट देखे ना, दुष्प्रभाव वाले मोतियाबिंद, तो वह इन्हीं सभी दवाइयों के दुष्प्रभाव से होता है। तो कुछ दवाइयों का दुष्प्रभाव भी कारण होगा। धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना, अगर आप लंबे दिनों से, लंबे समय से आप जिस साइड से सूर्य का किरण है उसी साइड से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी आंखों पर डायरेक्ट किरण पड़ेगा और वह आपके रोशनी, आपके कैप्सूल को, आपके लेंस को धीरे धीरे कमजोर करने लगेगा। ठीक है, तो कारण आपके प्रकार से ही रिलेटेड है। प्रकार को जो लोग समझ गए होंगे वह कारण भी आराम से बता देंगे, तो कारण भी समझा दिए। आगे है लक्षण। अब समझिए किसी को मोतियाबिंद हो रहा है तो उसमें क्या क्या लक्षण होगा। सबसे पहला लक्षण होगा कि उसका जो दृष्टि होगा, जो विजन होगा, वह ब्लूडेड होने लगेगा, यानी धुंधला दिखाई देने लगेगा। दृष्टि में धुंधलापन आने लगेगा। आंखों का जो पुतली है वह सफेद होने लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आंख का लेंस जो है अपारदर्शी होने लगेगा, यानी ऑपिसिटी ऑफ लेंस आई, मतलब आंख का लेंस ऑपिसिटी होने लगेगा, अपारदर्शी होने लगेगा, तभी तो मोतियाबिंद होगा ना। तो एक लक्षण ये भी होगा। रात्रि के समय में आंखें के चौंकना, मतलब प्रकाश के सामने जो है आंख जो है चौंक जाना, प्रकाश के सामने जो है इरिटेट होना, रोशनी के सामने आते ही। ठीक है, आंखों का जो पुतली है, जो आइरिस है, वह जो है विस्तारित हो जाना, समझ गए, फैल जाना, यह भी आपके लक्षण दिखते हैं। और अधिक देखने का प्रयास करना, मतलब ऐसा लगेगा कि हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है और उसको जो है और ज़्यादा जो है डीपली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यह लक्षण जो है आपके होते हैं किसका, मोतियाबिंद का। मैंने क्या क्या बताया, मोतियाबिंद के लक्षण में मैंने बताया कि जो विजन है, जो दृष्टि है, ब्लूडेड हो जाएगा, मतलब धुंधला होगा। प्रकाश के सामने जाने से जो है चौंकने लगेगा आंख, घबराहट आने लगेगा, समझ गए। अत्यधिक देखने का, डीपली देखने का प्रयास करेंगे। आंख का जो लेंस है अपारदर्शी यानी ऑपिसिटी होने लगेगा। ओके, उसके बाद है रात्रि के समय जो है आपका जो आंख है काफ़ी प्रकाश में चौंकेगा और जो है आपका जो पुतली है, आइरिस है, वह फैलेगा। ठीक है, आंख का जो पुतली है वह सफ़ेद होने लगेगा और यह सब जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, आंखों में। ये मत लिखिएगा कि आंखों में दर्द होने लगता है। आपके कैटरेक्ट में आंखों में दर्द नहीं होता है, विदाउट जो है दर्द के आपका आंख का लेंस धीरे धीरे अपारदर्शी, ब्लूडेड होने लगता है, समझ गए, यहाँ पे दर्द नहीं होता है। तो ये लक्षण बता दिए। अब आगे आता है
कि कैटरैक्ट का क्या जो है, किस चीज़ से हम कैटरैक्ट का पता कर सकते हैं, क्या निदान कर सकते हैं। तो कैटरैक्ट के लिए निदान में सबसे पहले आँख का जांच किया जाता है, आई एग्जामिनेशन होता है, साइट लैंप एग्जामिनेशन होता है, समझ गए, साइट लैंप का एग्जामिनेशन किया जाता है, और एप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, जो एक मशीन में सूक्ष्मदर्शी के जरिए हमारे आँखों को देखा जाता है, जिसे एप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं, ऑफ्थेल्मोस्कोपी, समझ गए। साइट लैंप एग्जामिनेशन और निदान में जो है होता है आई एग्जामिनेशन। तो यह आपके हो गए क्या चीज़, यह 3-4 जो है आपके आंखों का जांच हो गया, साइट लैंप एग्जामिनेशन, आई का एग्जामिनेशन और ऑफ्थेल्मोस्कोपी, समझ गए। तो ये हो गया निदान, डायग्नोसिस। अब आगे हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट में, उपचार में। अब उपचार की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिएगा कि उपचार में जो होता है, उपचार क्या क्या है, मोतियाबिंद का क्या क्या उपचार है, ट्रीटमेंट आपसे पूछेगा। तो देखिए, मोतियाबिंद के उपचार में ऐसा नहीं है कि जब आपका लेंस ऑपिसिटी होने लगे, अपारदर्शी होने लगे, तो आप दवाई खा के या ड्रॉप डाल के जो है आप आँख को ठीक कर लीजिएगा। अगर एक बार आपके आँख में मोतियाबिंद का लक्षण आने लगे, धरने लगे, तो फिर उसके लिए आपको समय के साथ यह बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एकमात्र उपचार इसका सर्जरी ही होता है, ठीक है। कोई दवाई, कोई ड्रॉप उसके लिए होता है जहाँ पे आपको आई में, आँख में इन्फ्लामेशन हो गया हो, आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन सभी के लिए जो है आपके ड्रॉप वगैरह, दवाई वगैरह से ठीक हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस हो गया हो, लेकिन जो आपके कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट में बिल्कुल दवाई वगैरह काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपके मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, सॉरी सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, समझ सकते हैं। तो इसके कैटरैक्ट का जो उपचार है उसके लिए सर्जरी करके, जो जितने भी भाग में आपके लेंस ऑपिसिटी हो चुका है, अपारदर्श हो चुका है, उस लेंस को हटाकर एक नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यह सर्जरी 2 प्रकार से किया जाता है। आपका जो उपचार होता है मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद के जो उपचार होता है, मैं आपको सीधा से बता दूं, यहाँ पे मोतियाबिंद के उपचार में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो लेंस का भाग है उसको सर्जरी करके हटा दिया जाता है, और एक नए लेंस को ट्रांसप्लेट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, समझ गए। आगे है, अब यह सर्जरी 2 प्रकार से होता है, ठीक है। यह सर्जरी 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है ECCE, ई फॉर एग, CCE, मतलब आगे भी ई, बाद में भी ई, और बीच में दोनों है सी। अब इसका क्या मतलब है, ECCE का क्या मतलब है? ECCE का मतलब है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ECC। ई मतलब एक्स्ट्रा, CC मतलब कैप्सुलर कैटरैक्ट, ई फॉर एक्सट्रैक्शन, ECCE, ठीक है। इसमें होता यह है कि जो आगे वाला लेंस का भाग होता है, जो एंटीरियर लेंस कैप्सूल है, उसको हटाया जाता है, और इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। जो ECCE है, इसमें जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें जो आपके एंटीरियर लेंस का जो एंटीरियर आगे वाला भाग का जो कैप्सूल होता है उसको हटाकर एक नए लेंस को प्रत्यारोपित किया जाता है, वही हमारा ECCE होता है, पहला सर्जरी। दूसरा सर्जरी है इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ICCE कहने का मतलब है इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी ECCE और ICCE अगर दोनों याद रखना है तो सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस है, पहला वाला में है एक्स्ट्रा, E फॉर एक्स्ट्रा, और दूसरा वाला में है I फॉर इंट्रा। मतलब वह था आपके एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ बाहरी आगे वाला भाग कैप्सूल को हटाया जाता है सर्जरी के माध्यम से, तो वह एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हो गया। लेकिन
ICCE जो है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट आपके एक्सट्रैक्शन जो है इसमें लेंस को हटा दिया जाता है, इसमें कंप्लीट लेंस को हटा दिया जाता है और फिर नया लेंस को ट्रांसप्लेट कर दिया जाता है। यानी जो ECCE जो था वहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा जो भाग है कैप्सुलर है लेंस का उसको आगे वाला भाग को हटाया जाता है, लेकिन ये जो ICCE वाला जो है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन इसमें संपूर्ण लेंस को हटा दिया जाता है और एक नए लेंस को ट्रांसप्लेट किया जाता है। तो यही हमारा दो तरह के सर्जरी होता है, एक होता है ECCE और एक होता है ICCE। दोनों का मतलब समझा दिए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण उपचार में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। क्या है? मोतियाबिंद का जो उपचार होता है, जो सर्जरी होता है वह OPD बेसिस पर, मतलब जो डेली बेसिस पर जो देख रेख किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, OPD बेसिस पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है जो है कैटरेक्ट के सर्जरी में, मोतियाबिंद के सर्जरी में। ठीक है, लेंस लगाने के बाद ट्रांसप्लांट करने के कुछ दिनों तक मरीज को काले चश्मे जो होता है, डार्क आई ग्लासेज जो होता है वह पहनने को कहा जाता है, ताकि जो सूर्य का किरण या किसी भी चीज़ का जो किरण होता है आंख पर उसका प्रभाव न पड़ने देकर वह लेंस अपने अंदर जो है उसे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, रोगी को इन्फेक्शन, चूंकि सर्जरी हुआ है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आई ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन आता है। ठीक है, रोगी को स्टेरॉयड आई ड्रॉप भी प्रदान किया जाता है, जैसे प्रेडनिसोन भी आई ड्रॉप आता है जो एक स्टेरॉयड होता है जो सूजन को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा, इचिंग को भी कम करेगा। प्रेडनिसोलोन सब में काम करता है, तो इसलिए एक स्टेरॉयड ड्रॉप भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद काले चश्मे लगाने के लिए कहा जाता है, और जो कैटरेक्ट का सर्जरी होता है वह OPD बेसिस पे होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको उपचार भी बता दिया, सर्जरी भी बता दिया। अब इसका नर्सिंग देखभाल आपको खुद से लिखना है, पहले भी पढ़ा चुके हैं आप। एज ए नर्स एक पेशेंट जो कैटरेक्ट वाला है उसका सर्जरी हो रखा है, तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद आप क्या क्या देखभाल करेंगे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस बार आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्रश्न आपके सामने में हो सकता है मास्टोइडाइटिस। क्या चीज़? मास्टोइडाइटिस। देखिए, एक होता है मास्टाइटिस नहीं, मास्टाइटिस हो जाता है वह ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ाएंगे? मास्टोइड, जो मास्टोइड होता है ना उसी का इन्फ्लामेशन, मास्टोइडाइटिस। अब मास्टोइड होता कहाँ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कान है ना, मेरा कान, तो आप लोग यहाँ पे टोइए, ये वाला यहाँ पे एक हड्डी है, ये वाला हड्डी है। ठीक है, एक कान जो देख रहा है, कान के पीछे बगल में यहाँ पे एक जो है ये वाला हड्डी है। ठीक है, ये मजबूत सा एक हड्डी है, यही हड्डी मास्टोइड प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कान से लगा हुआ होता है, यही हड्डी में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे कि कान के पीछे कर्णमूल अस्थि, कर्णमूल अस्थि इसी को कहते हैं मास्टोइड बोन, इसी को कहते हैं, इसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, मास्टोइडाइटिस स्पेलिंग लिख लीजिए, MASTODITIS, मास्टोइडाइटिस। ठीक है, यह हो जाता है कर्णमूल अस्थि के इन्फ्लामेशन को मास्टोइडाइटिस कहते हैं, जो कान के पीछे होता है। समझ गए? इसी को हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं। यह कान से जुड़ा हुआ हड्डी होता है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? मास्टोइडाइटिस कहते हैं। और यह जो है हमारा कान से जुड़ी हुई एंट्रम भाग होता है। समझ गए? यह मास्टोइड जो बोन है यह एंट्रम वाला भाग है। ठीक है, इसी एंट्रम वाले भाग में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है,
देखिएगा किसी को बच्चा में यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सियाना में भी हो जाता है। देखिएगा किसी किसी को कान के पीछे हड्डी जो है फूला हुआ होगा, एकदम लाल भुजंग हो गया होगा, घाव हो जाता है, तो यही मस्टोइडाइटिस होता है। समझ गए? जो मस्टोइड बोन के इन्फ्लामेशन होता है और मस्टोइड बोन के एंट्रम वाले भाग में, कान के पीछे वाले भाग में रहता है, इसी को मस्टोइडाइटिस कहते हैं। समझ गए? इन्फ्लामेशन में क्या होता है? दर्द होगा, सूजन होगा, लालीपन होगा, समझ गए? ईचिंग टाइप से होगा, यही हमारा इन्फ्लामेशन होता है। तो मस्टोइड बोन में भी क्या होगा? सूजन होगा, दर्द होगा, लाल हो जाएगा एकदम, इसी को हम लोग मस्टोइडाइटिस कहते हैं। समझ गए? चलिए, हिंदी में कहा जाए तो कर्ण मूल अस्थि शोथ कहते हैं। ठीक है? कर्ण मूल अस्थि शोथ कहते हैं। कहीं ना कहीं यह कान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कर्ण मूल अस्थि कहा जाता है। ठीक है? चलिए, कारण के बात किया जाएगा तो इन्फ्लामेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि जो ये मस्टोइड बोन है, ये मस्टोइड बोन है, ये पीछे वाला जो ये मस्टोइड बोन है, इस मस्टोइड बोन में चोट लगना पहला इन्फ्लामेशन का कारण यही होगा कि हो सकता है किसी किसी चीज़ से आपके यहाँ पे चोट लग गया हो, तो चोट लगना भी एक कारण होता है मस्टोइड बोन में। ठीक है? दूसरा है बार बार ओटाइटिस होना। अगर किसी को मध्य कान का जो संक्रमण है, ओटाइटिस मीडिया जिसको कहते हैं, अगर बार बार कान में अगर संक्रमण किसी को हो रहा है, तो वह कान जुड़ा हुआ है इस मस्टोइड बोन से, तो उसको जो है क्या होगा, इस मस्टोइड बोन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है बार बार होने से। ठीक है? ऑस्टियन ट्यूब में अवरोध। अब चूंकि हमारा कान एक ट्यूब के समान नली जाता है, अब इस ट्यूब में मान गए अवरुद्ध होगा। ठीक है? इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अवरुद्ध होगा, तो इस ट्यूब में अवरुद्ध होने से भी जो है क्या होता है, ऑस्टियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टेचियन ट्यूब होता है। इस ऑस्टेचियन ट्यूब में अवरुद्ध होने से भी जो है आपके यह जो है समस्या मस्टोइड बोन वाला मस्टोइडाइटिस हो सकता है। ओके, आगे है किसी चीज के एलर्जी। समझ गए? किसी चीज से आपको एलर्जी है। ठीक है? किसी चीज से एलर्जी है, अब यह एलर्जी बार बार आपको हो रहा है, तो क्या होगा, कान में अगर हो रहा है इन्फेक्शन, कान में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। मतलब सीधा समझिए कि कान से जुड़ी हुई समस्या आपके मस्टोइड को इफेक्ट कर सकता है, मस्टोइड में एलर्जी कर सकता है, मस्टोइड में चोट लगना कारण हो सकता है। समझ गए? ऑस्टिचियन ट्यूब का अवरुद्ध होना भी जो है कारण बन सकता है। बार बार ओटाइटिस यानी कानों का संक्रमण होना भी जो है कारण हो सकता है, किसका, मस्टोइडाइटिस होने का। ओके, चलिए, अब चूंकि ये चीजें होगा तो लक्षण क्या दिखेंगे, तो चलिए लक्षण के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो लक्षण होगा तो चूंकि हम लोग को इधर पता है कि इधर यह प्रॉब्लम होगा, कान के पीछे वाले एरिया साइड में, इस हड्डी में होगा, इस हड्डी में प्रॉब्लम होगा, ए वाले में, मस्टोइड हड्डी में। तो यह कान के पीछे जो है क्या होगा, तेजी के साथ में दर्द होगा, मतलब जो पेन होगा, तेज दर्द होगा कान के पीछे वाले हिस्से में। ठीक है? मस्टोइड बोन जो है, यह मस्टोइड जो हड्डी है, यह लाल हो जाएगा, जो कि इन्फ्लामेशन का चिन्हासी ही होता है कि दर्द होना, लाल होना, सूजन होना। ठीक है? जो ये मस्टोइड प्रोसेस है, ये मस्टोइड बोन के जो प्रोसेस है, इस पर सूजन होना, स्वेलिंग हो जाना। ठीक है? बुखार। अब जैसे ही आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग को चाहे आंख में प्रॉब्लम हो, चाहे कान में प्रॉब्लम हो, देखते होइएगा दर्द होने से बुखार आ जाता है, तो बुखार भी आ जाएगा, लक्षण में ये भी होगा। उसके बाद अब चूंकि मस्टोइड बोन इंटरनल कान से भी कनेक्ट है, तो इसमें समस्या होने से आपके कान से डिस्चार्ज, मतलब कान से सिक्रेशन होने लगेगा, बहाव होने लगेगा कुछ चीज़ का। ठीक है? आगे है आपके हियरिंग लॉस होने लगेगा, जो कान का जो सुनने की जो क्षमता है, यह जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। ठीक है? और चूंकि कान हमारा बैलेंस बनाने का भी काम करता है, तो उस कंडीशन में आपका कान में क्या हो जाएगा, आपके कान में उल्टी होने लगेगा, बैलेंस चक्कर आने लगेगा, संतुलन खोने लगिएगा, तो यह सब इसके सहायक लक्षण होंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। मैंने लक्षण में क्या बताया, कान के पीछे दर्द होना मस्टोइड बोन में,
मस्टॉइड बोन पर सूजन होना, लालिमा होना, लाल हो जाना, ठीक है, बुखार आना, कान से सिक्रेशन होना, ठीक है ना, उसके बाद हियरिंग लॉस होना, जी घबराना, चक्कर आना, बैलेंस न बनना, उल्टी होना, ठीक है। तो ये सब लक्षण दिखने को मिल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या क्या डायग्नोसिस, क्या क्या निदान होगा, तो चलिए निदान को हम लोग जो है देखते हैं। निदान में सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाएगा, इतिहास लिया जाएगा कि आखिर ये जो समस्या है किस कारण से हुआ है, क्या पहले से कोई कान में इन्फेक्शन है, या पहले से कोई जो है कान के समस्या है, या फिर कोई और समस्या था जिसके कारण ये हुआ है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास लेना। शारीरिक जांच किया जाएगा कि शरीर के अन्य हिस्सों में तो कोई जो है संक्रमण नहीं है या फिर क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ब्लड के जांच किया जाएगा। जब संक्रमण और इन्फ्लामेशन की बातें आता है तो वहाँ पे ब्लड का जांच किया जाता है। और ईयर जो कान से सिक्रेशन हो रहा है, लक्षण में जो देखे हैं, उस सिक्रेशन का जो है जांच किया जाता है, कल्चर जांच किया जाएगा ईयर डिस्चार्ज का, ठीक है। आगे है एक्सरे, मस्टॉइड जो प्रोसेस है इसका एक्सरे भी जो है संभव है, एक्सरे भी हो सकता है, सीटी स्कैन भी संभव है, सीटी स्कैन भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, ये सारे निदान करवा कर। क्या क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड एग्जामिनेशन, ईयर डिस्चार्ज, कल्चर टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब करके हम पता कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। अब आता है जटिलता। मानिए अगर कोई है और वह ट्रीटमेंट अपना नहीं करवाएगा, वह जो है इसे हल्के में ले लेगा, तो उसको आगे क्या जटिलता हो सकता है, क्या और समस्या हो सकता है, देख लीजिए। सबसे पहले उसे मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का मतलब कि उसके ये वाला समस्या धीरे धीरे ब्रेन में जो है पहुंच जाएगा। यह इन्फ्लामेशन फैलते फैलते ब्रेन में पहुंच जाएगा और जो ब्रेन का जो कवर है, मेनिंजिस जो झिल्ली है, उसको इन्फ्लामेट कर देगा, प्रदाह कर देगा, उसमें भी सूजन वगैरह हो जाएगा, तो जो घातक हो जाएगा। तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। आगे है चेहरे पर लकवा। अब चूंकि मेस्टॉइड बोन जो है हमारा आपके ब्रेन से लेकर फेस तक जुड़ा हुआ हो सकता है, यह पीछे वाला बोन, ए वाला बोन, ए वाला, तो इसलिए अगर इसमें समस्या होगा तो हमारे या किसी को जिसको होगा और वह हल्के में ले लेगा तो जटिलता ये होगा कि उसके फेस में पैरालिसिस मार देगा, लकवा मार सकता है, ठीक है। तो यह एक जटिलता है। उसके बाद है मस्तिष्क में घाव बनना। अब चूंकि यह मस्तिष्क से ज़्यादा दूर है नहीं, मेस्टॉइड जो प्रोसेस है, मस्टॉइड जो बोन है मस्तिष्क से ज़्यादा दूर है नहीं, तो अगर हल्के में लेता है, ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि यह मस्तिष्क में घाव बना देगा, मस्तिष्क में घाव कर देगा, फैला देगा, ठीक है। आगे है जो कान का हमारा इंटरनल भाग है, जो लेवरिंथ है, जो लेवरिंथ होता है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देगा, जिसे लेवरेंथाइटिस कहते हैं। तो यह 4-5 जटिलता है। मेनिंजाइटिस, फेशियल पाल्सी मतलब चेहरे का लकवा, ठीक है, मस्तिष्क में घाव होना, ब्रेन अब्सेस, या फिर लेवरेंथाइटिस, लेवरिंथाइटिस, ठीक है। तो यह 4 जटिलता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रबंध में। कारण जान गए, लक्षण जान गए, निदान जान गए, ठीक है, जटिलता जान गए। अब चलते हैं इसके हम लोग चिकित्सीय प्रबंध में। अब हम लोग देखते हैं कि बीमारी में क्या सर्जिकल प्रबंध भी है, क्या मेडिकल प्रबंध भी है। अगर दोनों प्रबंध संभव है तो दोनों लिखेंगे, अगर एक ही प्रबंध संभव है, सिर्फ मेडिकल वाला ही, तो मेडिकल में दवाई वगैरह लिखते हैं, उसके बाद नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जिकल और मेडिकल दोनों प्रबंध संभव है, इसलिए हम लोग पहले मेडिकल प्रबंध देखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी समस्या का पहले ठीक दवाई से ही करने का प्रयास किया जाता है। अगर दवाई से ठीक होने वाला नहीं होता है तो फिर सर्जरी किया जाता है। तो यहाँ पे सर्जरी भी हो सकता है, बट पहले हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लिखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। जैसे चूंकि यह एक इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बार बार ओटाइटिस होने के कारण भी हो सकता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो वैसे में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो इन्फ्लामेशन को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है।
तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन्फ्लामेशन में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। यह एंटीबायोटिक्स जो है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है और अगर इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ें हुआ है तो उसमें कंट्रोल होने लगता है। तो जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, जेंटामाइसिन आता है, यह सब टैबलेट में एंटीबायोटिक आता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन आप लोग नाम सुने भी होंगे। ओके, आगे है दर्द के लिए रोगी को एनाल्जेसिक देते हैं। जैसे गंभीर दर्द हो रहा है तो दर्द को रोकने के लिए एनाल्जेसिक भी देते हैं। जैसे ट्रामाडोल दर्द का दवाई है, डाइक्लोफेनिक सोडियम दर्द का दवाई है, आइबुप्रोफेन होता है, यह भी दर्द के दवाई है। पैरासीटामोल भी दे सकते हैं जो एंटीपायरेटिक का काम करेगा, क्योंकि हम लोग देखें लक्षण में बुखार भी आ जाएगा तो बुखार का भी दवाइयाँ चलाएंगे। उसके बाद अगर उल्टी हो रहा हो तो एंटी इमेटिक दवाइयाँ चलाएंगे, जैसे ओंडीएस्टेरोन यह दवा उल्टी को रोकता है, तो उल्टी का भी जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इन सारे चीज़ों को करेंगे और यह मेडिकल मैनेजमेंट होगा। घाव को सूखने वाला दवाइयाँ भी दे सकते हैं, जैसे आपके बहुत सारे घाव को सूखने वाला दवाइयाँ आता है, जैसे विटामिन सी हो गया, एमॉक्सिक्लेव हो गया, यह भी एंटीबायोटिक है जो घाव को सूखने में भी मदद करता है। तो ये सब दवाइयाँ भी जो है हम लोग दे सकते हैं। अब इन दवाइयाँ से अगर नहीं ठीक होता है पेशेंट का, यह मस्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन नहीं ठीक हो रहा है, मतलब यह अंदर तक चला गया है, मस्टोइड बोन को पूर्ण तरीका से प्रभावित कर दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्जरी अब करेंगे। क्यों? क्योंकि दवाई इससे सही नहीं हो रहा है, तो अब सर्जरी प्रोसेस किया जाएगा। सर्जरी में दो प्रकार के सर्जरी होता है। एक सर्जरी होता है अब सर्जरी कब होता है? जब मस्टोइड प्रोसेस में सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाए, गंभीर इन्फ्लामेशन हो जाए, तब जाके ये चीज़ें किया जाता है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में पहला सर्जरी है मैरिंगोटोमी। मैरिंगोटोमी में जो मस्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति है तो यह सर्जरी किया जाता है। मान गए ये पूरा मस्टोइड बोन है, ठीक है, ये पूरा के पूरा मस्टोइड बोन है, समझ गए। ये जितना आप लोग दाबिएगा कान के पीछे वाले जो मजबूत वाला हड्डी महसूस होगा, यह सब मस्टोइड बोन ही है। ठीक है, अगर इस मस्टोइड बोन में थोड़ा जगह, हल्का जगह, लिमिटेड एरिया में अगर इन्फ्लामेशन है और गंभीर है तो उसके लिए मैरिंगोटोमी करते हैं। मैरिंगोटोमी MYRINGOTOMY माइरिंगोटोमी किया जाता है सीमित प्रभावित क्षेत्रों के लिए। और अगर मान गए इन्फ्लामेटेड पार्ट यानी प्रभावित क्षेत्र, मस्टोइड बोन के जो प्रभावित क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, तो फिर जो है उसके लिए आपको मास्टोइडेक्टोमी किया जाता है। कौन सा सर्जरी किया जाता है? मास्टोइडेक्टोमी किया जाता है। मस्टोइड बोन से ही रिलेटेड मास्टोइडेक्टोमी होता है, समझ गए। यह सर्जरी किया जाता है और फिर पेशेंट को आंशिक, पार्शियल या रेडिकल जो है मास्टोइडेक्टोमी दो प्रकार से किया जाता है। एक पार्शियल मास्टेक्टोमी और एक आपका रेडिकल मास्टेक्टोमी। ठीक है, मास्टोइडेक्टोमी दो प्रकार से, एक पार्शियल और एक रेडिकल। अब देखा जाता है कि अगर कंप्लीट रूप से मस्टोइड अगर क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसको रेडिकल तरह से सर्जरी किया जाता है। अगर किसी को हल्का फल्का, थोड़ा ज़्यादा दूर में है लेकिन हल्का फल्का है, तो उसको पार्शियल मास्टोइडेक्टोमी किया जाता है। यही दो सर्जरी करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। रही बात, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मास्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल बताए, यानी एक मास्टोइड बोन यहाँ पे सर्जरी हो रखा है पेशेंट को, तो उसके लिए सर्जरी देखभाल में सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद आप क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, यह मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है। क्योंकि मैं बार बार कितना बार बता चुका हूँ, पहले पढ़ा भी चुका हूँ, इसलिए इसका नर्सिंग प्रबंध, सर्जिकल का नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है। मैंने कंप्लीट आपको मस्टोइड आज पढ़ा दिया।
मास्टोइडाइटिस पढ़ा दिया, मास्टोइडेक्टोमी पढ़ा दिया, दोनों के बारे में, सर्जरी के बारे में भी पढ़ा दिया और कैटरेक्ट के बारे में भी पढ़ा दिया। इस दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न लॉन्ग में आना तय है, तो आप दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिए, समझ लीजिए। नर्सिंग प्रबंध सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद आपको खुद करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।